नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मोहाली में करीब जनवरी 2023 से कुछ सिख संगठन कुछ सिख एक्टिविस्ट कौमी इंसाफ मोर्चा के बैनर के अंडर धरने पर बैठे हैं। उनकी डिमांड है कि जो सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि जेलों में बंद है लंबे समय से उनको रिलीज कर दिया जाए। क्या उनको रिलीज किया जा सकता है? क्या उनको रिलीज करने से समाज में कोई अफरा तफरी मच जाएगी? क्या जो पंजाब में जो पीसफुल माहौल है उनको रिलीज कर देने से क्या खराब हो जाएगा? कई सवाल खड़े होते हैं। ये लोग जेलों में क्यों हैं? क्या इनकी जेल टर्म पूरी हो गई है? अगर जेल टर्म पूरी हो गई है तो उनको रिलीज क्यों नहीं किया गया है? और अगर जेल टर्म पूरी नहीं हुई है तो क्या ऐसे धरने करने से, ऐसे धरना मारने से, प्रोटेस्ट करने से क्या इनको रिलीज करवाया जा सकता है? इन्हीं बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। लीगल इशू क्या इन्वॉल्व है, लीगल प्रोविजंस क्या है किसी कन्विक्ट की रिलीज को लेकर, उस बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक मत करना अभी, लाइक तब करना वीडियो के एंड में अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो सिख बंदी हैं ये कौन है, क्यों ये जेलों में बंद हैं। ये वो नौजवान सिख, उस वक्त जो नौजवान थे 80-90 के दशक में, जब पंजाब में मिलिटेंसी का दौर था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी, खालिस्तान की डिमांड अपने चरम पे थी। उस वक्त कुछ सिख नौजवान जो अपनी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की वजह से जो ऑफेंस कमिट हो गए थे इस डिमांड को मीट आउट करने के लिए कि खालिस्तान जो है सिखों के लिए अलग एक देश होना चाहिए। सिख नौजवानों में बड़ी रिसेंटमेंट भी थी। बड़ी गिनती में कुछ फेक एनकाउंटर्स उस वक्त सिख नौजवानों के हुए थे। बड़ी गिनती में सिख नौजवान डिसअपियर हुए थे। और सबसे बड़ी रिसेंटमेंट थी जो ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो हरमिंदर साहिब पर जो गुरुद्वारा है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर जो स्टेट की कार्रवाई हुई थी, उस वक्त जो मिलिट्री एक्शन हुआ था, उसको लेकर सिख कम्युनिटी में बड़ी ज़बरदस्त एक रोष था। और उस वक्त उन्हीं सेंटिमेंट्स के चलते कुछ सिख नौजवानों ने हथियार उठा लिए थे और अपने आप को इंडिया से, भारत से अलग देश, एक खालिस्तान की डिमांड को लेकर वो लोग निकल पड़े थे। तो ये जो ऑफेंस थे ये उसी वक्त के ऑफेंस है जो कि उनकी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की वजह से हुए थे। इनकी गिनती दोस्तों अलग अलग बताई जाती है, 100 से ऊपर कभी बताई जाती है, कभी इनकी गिनती 20-22 के आसपास आती है। जो कुछ सिख एक्टिविस्ट हैं, कुछ जो लोग जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, कुछ वकील जो इनके केसेस को लगातार फॉलो कर रहे हैं, वो लगातार कुछ गिनती जो है लिस्ट सामने लेकर आते हैं, कभी 20 कभी 22 की। लेकिन मुझे लगता है इसमें से कुछ जो 9 सिख बंदी हैं, जो सिख प्रिजनर्स हैं, उनकी बात आज हम करेंगे। ये 9 हमने इसलिए चुने हैं क्योंकि अगर आप उस मोर्चे पे भी जाएंगे तो वहाँ पर इन 9 के पोस्टर्स आप लगातार बार बार देखेंगे। ये वो 9 सिख प्रिजनर्स हैं जिनको सबसे लंबा समय जेलों में हो चुका है। कल को अगर रिलीज करने की बात आएगी तो ये वो 9 प्रिजनर्स हैं जिनका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा, जिनकी एलिजिबिलिटी सबसे पहले बनती है क्योंकि सबसे लंबा समय इनको जेलों में हो चुका है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि वो 9 प्रिजनर्स जो सिख कन्विक्ट्स हैं वो कौन है, क्यों जेलों में बंद है, क्या उनका ऑफेंस था। आइए दोस्तों सबसे पहले है इसमें जगतार सिंह हवारा। बेन सिंह की असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे। 27 साल के करीब इनको जेल के अंदर हो चुका है। इनको डेथ पनिशमेंट मिली थी जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2014 में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया था। इनको 302 आईपीसी और एक्सप्लोजिव एक्ट के अंडर कन्विक्शन हुई थी। इनको पैरोल नहीं मिली है कभी और ये फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसके बाद बलवंत सिंह राजोवाना बेन सिंह के असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे। 27 साल जेल में हो चुके हैं। डेथ पनिशमेंट मिली थी जो कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे की हुई है। जो कन्विक्शन है 302 आईपीसी में हुई थी और एक्सप्लोजिव एक्ट में। कभी पैरोल नहीं मिली है, फिलहाल पटियाला जेल में है। गुरमीत सिंह मीता बेन सिंह की असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे। 27 साल की इनका जेल पीरियड हो चुका है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, 302 आईपीसी एक्सप्लोजिव एक्ट में कन्विक्शन थी। पैरोल इनको लगातार मिलती रही है। आजकल चंडीगढ़ की जेल में बंद है। लखविंदर सिंह बेन सिंह की असैसिनेशन में इन्वॉल्व, 27 साल का जेल पीरियड, 302 आईपीसी एक्सप्लोजिव एक्ट में कन्विक्शन, पैरोल मिलती रही है, चंडीगढ़ की जेल में बंद है। शमशेर सिंह बेन सिंह असैसिनेशन में इन्वॉल्व, 27 साल का जेल टर्म, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, 302 आईपीसी और एक्सप्लोजिव एक्ट के अंडर कन्विक्शन हुई थी, पैरोल मिलती रही है, चंडीगढ़ की जेल में बंद है। परमजीत सिंह ब्योरा बेन सिंह की असैसिनेशन में इन्वॉल्व, 25 साल का जेल पीरियड है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, 302 आईपीसी और एक्सप्लोजिव एक्ट के अंडर कन्विक्शन हुई थी, पैरोल नहीं मिली है, चंडीगढ़ की जेल में है। जगतार सिंह तारा बेन सिंह की असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे, 27 साल का जेल पीरियड है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, 302 आईपीसी और एक्सप्लोजिव एक्ट के अंदर कन्विक्शन थी, पैरोल नहीं मिली है, दिल्ली की जेल में बंद है। देविंदर पाल सिंह भुल्लर बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में हुआ था 1993 में, उसमें इन्वॉल्व थे, 27 साल का जेल पीरियड है,
डेथ सेंटेंस हुई थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर दिया था। 302 आईपीसी एक्सप्लोजिव एक्ट टाडा कोर्ट ने इनकी कन्विक्शन की थी। पैरोल मिलती रही है, आजकल अमृतसर की जेल में है और दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इनको मानसिक बीमारी को लेकर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। गुरदीप सिंह खेरा दिल्ली में 1990 में बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, कर्नाटका के बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे। 32 साल का इनका जेल पीरियड तक हो चुका है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी। 302 आईपीसी एक्सप्लोजिव एक्ट में कन्विक्शन हुई थी, टाडा कोर्ट ने की थी। पैरोल मिलती रही है, आजकल अमृतसर जेल में बंद है। तो दोस्तों, जो हमने 9 अभी प्रिजनर्स देखे हैं, इनको सभी को 302 आईपीसी, 307 आईपीसी में भी कन्विक्शन हुई है और एक्सप्लोजिव एक्ट में भी कन्विक्शन हुई है। हम ये देख लेते हैं कि ये धाराएं क्या हैं, इनकी मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है। सबसे पहले दोस्तों 302 जो कि है मर्डर की बात करता है। इसमें जो मिनिमम जो सेंटेंस है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और मैक्सिमम इसमें डेथ पनिशमेंट है। 307 जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करता है, इसमें जो कन्विक्शन है वो 10 साल से लेकर मिनिमम 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। 120 बी आईपीसी भी लगी हुई है, जो कि पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। इसमें सज़ा उतनी ही दी जाती है जिस ऑफेंस को लेकर कॉन्स्पिरेसी की गई थी। सेक्शन 3 ऑफ एक्सप्लोजिव एक्ट 1908 का एक्ट है। इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इसमें ऑफेंस है कि अगर आप कुछ एक्सप्लोजन करते हैं जो कि लाइफ और प्रॉपर्टी को एंडेंजर करे। सेक्शन 4 ऑफ एक्सप्लोजिव एक्ट 1908, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 20 साल तक दी जा सकती है। तो दोस्तों, हमने इसमें देखा है जो इसमें सबसे बड़ा ऑफेंस है वो 302 आईपीसी है, जिसमें मिनिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो लाइफ और मैक्सिमम डेथ पनिशमेंट है। बाकी जो ऑफेंसेस हैं उसके अंदर इससे लेसर नेचर की कम सज़ा है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो ऑफेंस है वो 302 का ही है और यही वो ऑफेंस है जिसकी वजह से वो अब तक जेलों में बंद हैं, क्योंकि या तो इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी या डेथ पनिशमेंट हुई थी, जो या तो कम्यूट हो गई या फिलहाल स्टे है। थोड़ी सी हम बात करेंगे अभी कि ये कैपिटल पनिशमेंट क्या है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या है। कैपिटल पनिशमेंट जैसे कि नाम ही साफ है इसका, जो डेथ पनिशमेंट है कि टू बी हैंग टिल डेथ, इसका नाम अपने आप में ये क्लियर करता है। जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी अपने आप में इसका वर्ड ही क्लियर करता है कि पूरी ताउम्र जो है बंदा, जो पर्सन है, जो कन्विक्ट है, वो जेल में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्त वक्त में अलग अलग जजमेंट्स में इसको एक्सप्लेन भी किया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि आप अपनी नेचुरल लाइफ तक खत्म होने तक जेल में रहेंगे। ये कहीं भी नहीं है ऐसा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 साल या 20 साल है। मतलब अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है तो एज पर लॉ जब तक उसकी लाइफ खत्म ना हो जाए, नेचुरल लाइफ खत्म ना हो जाए, तब तक वो जेल में रहेगा। तो दोस्तों, जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ताउम्र जेल में रहना है जब तक कि नेचुरल लाइफ कंप्लीट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तो ये जो डिमांड की जा रही है इनकी रिलीज को लेकर, क्या वो सही है, क्या वो लीगल है? तो क्या ऐसे धरने करने से या प्रोटेस्ट करने से अगर उनको क्या ज़बरदस्ती रिलीज करवाया जा सकता है अगर लॉ इसकी परमिशन नहीं देता है? तो अब हम इस बारे में बात करेंगे कि लॉ का क्या कहना है इस बारे में, और अगर लॉ अवेलेबल है उसके बावजूद भी ये धरना, ये प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं कि लॉ का क्या कहना है, साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों प्रोविजन हमें मिलती है आईपीसी में। आईपीसी में डेथ सेंटेंस की कम्यूटेशन को सेक्शन 54 में दिया गया है। सेक्शन 54 के हिसाब से जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऑफेंडर की कंसेंट के बिना भी डेथ पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है किसी दूसरी पनिशमेंट में। मतलब ये कि अगर डेथ है तो चाहे इसको लाइफ में कर दे, चाहे लेसर ऑफेंस में कर दे। सेक्शन 55 में दिया गया है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कि अगर किसी को ताउम्र इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हुई है उसको किसी लेसर सेंटेंस में किया जा सकता है, लेकिन वो किसी भी हालत में 14 साल से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है तो उसको 14 या उससे कम के साल में कम्यूट किया जा सकता है। कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। अब दोस्तों देखते हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारी आज की डिस्कशन का, क्योंकि इसी बारे में समस्या आती है कि रिलीज कौन करेगा, किस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, किसकी जिम्मेदारी है या किसको अथॉरिटी है इनको रिलीज करने की। तो सेक्शन 55A में आईपीसी में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। इसके हिसाब से जो सबसेक्शन ए है इसका, उसमें इन केसेस ऑफ डेथ सेंटेंस जहाँ पर मौत की सज़ा दी गई है या ऐसे ऑफेंसेस जिसके जो लॉ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव डोमेन में आते हैं, वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। उसके बाद वो ऑफेंसेस चाहे डेथ है चाहे उससे कम है, वो अगर स्टेट की एग्जीक्यूटिव डोमेन में वो ऑफेंस आते हैं तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो डिपेंड करता है कि ऑफेंस क्या है,
उसी के हिसाब से या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात का फैसला लेगी या स्टेट गवर्नमेंट इस बात का फैसला लेगी। अब दोस्तों चलते हैं सीआरपीसी में इसकी क्या प्रोविजन है, सीआरपीसी का क्या कहना है। आईपीसी से ज़्यादा जो सीआरपीसी का प्रोविजन है वो हमारे लिए रेलेवेंट है, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आईपीसी एक सब्सटेंशियल लॉ है जो कि सिर्फ ऑफेंसेस के बारे में बताता है। जो प्रोसीजर है लॉ का, कानून चलता कैसे है, कैसे क्या होना है, वो सीआरपीसी में दिया गया है। तो जो सीआरपीसी की प्रोविजन है किसी कन्विक्ट की रिलीज को लेकर, ये हमारे लिए बहुत अहम है। आइए इसको साथ में पढ़ते हैं। दोस्तों सीआरपीसी में ये प्रोविजन दी गई है सेक्शन 432 में। वो क्या कहती है कि पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस। ये जो सेक्शन 432 है इसमें कई सब क्लॉजेज हैं, लेकिन हम जो रेलेवेंट है वही पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहले है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3। तो दोस्तों सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो किसी भी प्रिजनर की कन्विक्शन को किसी भी वक्त या कंडीशंस लगा के या विदाउट कंडीशंस उसकी सेंटेंस को या तो सस्पेंड कर सकती है या उसको रिमिट कर सकती है। रिमिट भी या तो कुछ हिस्से को रिमिट कर सकती है या पूरे पार्ट को ही रिमिट कर सकती है। रिमिट मतलब ये कि उसको उस पार्ट को सेंटेंस के खत्म कर दिया जाए। उसके बाद दोस्तों इसमें जो सबसेक्शन 3 है वो बहुत रेलेवेंट है, उसको आप जरूर समझने की कोशिश करना। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी को रिलीज करेगी, सस्पेंड करेगी किसी की सेंटेंस को या रिमिट करेगी, उसमें जो कंडीशंस लगाई जाएंगी, अगर उन कंडीशंस को वो प्रिजनर वो कन्विक्ट फुलफिल नहीं करता है तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है किसी भी वक्त उसकी सस्पेंशन को, उसकी रिमिशन को कैंसिल कर सकती है और इमीडिएटली उसको अरेस्ट वारंट उसके इशू किए जा सकते हैं और उसको दोबारा जेल में डाला जा सकता है ताकि वो अपनी बची हुई सजा को दोबारा से पूरी करे। तो दोस्तों 432 में बात है सेंटेंस को रिमिट या सस्पेंड करने की। 433 में प्रोविजन दी गई है कम्यूट करने की। रिमिट में, सस्पेंशन में और कम्यूट में जो डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। सस्पेंशन जो है टेम्पररी प्रोविजन होती है कि मीनवाइल उसकी जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। रिमिट का मतलब होता है कि उसकी जो सेंटेंस बची है या तो उसको पूरी को या उसके एक हिस्से को पूरी तरह से माफ माना जाए, खत्म कर दिया जाए। जो कम्यूट करना है, कम्यूट में आप जो सेंटेंस है उसका नेचर को चेंज कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट है नेचर चेंज कैसे कि अगर किसी को डेथ पनिशमेंट हुई है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर किसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है तो उसको एक लेसर जो सेंटेंस है उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो 433 है सीआरपीसी का, उसमें ये प्रोविजन दी गई है। आइए देखते हैं क्या कहता है 433 सीआरपीसी पावर टू कम्यूट सेंटेंस। इसमें भी दोस्तों जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है विदाउट द कंसेंट ऑफ पर्सन सेंटेंस जिसको सजा हुई है उसकी डेथ पनिशमेंट को किसी भी दूसरी पनिशमेंट में कम्यूट कर सकती है या उसकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको किसी दूसरी इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन वो 14 साल से ज़्यादा नहीं होगी। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है उसको सिंपल में कन्वर्ट कर सकती है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट दोस्तों होती है अब बामशक्कत। आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा ना कि फलाने शख्स को ताजरात हिंद दफ़ा 100 बामशक्कत उम्र कैद की जाती है। तो बामशक्कत जो होती है वो विद लेबर होती है जिसमें उसको काम करना पड़ता है। तो वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल में कन्वर्ट कर सकती है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट को गवर्नमेंट चाहे तो सिर्फ फाइन में भी कन्वर्ट करके उसको छोड़ा जा सकता है। और इससे पहले कि किसी कन्विक्टेड पर्सन को सेक्शन 433 का बेनिफिट मिले, उसकी कम्यूटेशन हो, उसकी रेमिटेंस हो, उससे पहले ज़रूरी है कि वो मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ पीरियड जेल में कंप्लीट कर ले। कौन से केसेस में? जिसमें उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई हो और उस ऑफेंस के अंडर वन ऑफ द पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी भी हो या उसको डेथ पेनल्टी इम्पोज हुई हो। तो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई हो या उसको डेथ पनिशमेंट हुई हो, ऐसे कन्विक्टेड पर्सन को 14 साल से पहले रिलीज नहीं किया जा सकता। तो ये जो 14 साल का पीरियड है दोस्तों, जो आमतौर पर सुनने में आता है कि 14 साल हो गए हैं तो रिलीज कर दिया जाएगा, वो सेक्शन 433A सीआरपीसी में से आता है कि अगर किसी को 14 ईयर्स हो गए हैं उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी 433 में रिलीज होने के लिए। तो दोस्तों हमने देखा कि आईपीसी में भी प्रोविजन है सेंटेंस को रिमिट करने का, सस्पेंड करने का और कम्यूट करने का, और सीआरपीसी में भी प्रोविजन है। और इसमें जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको भी डिफाइन किया गया है कि किस गवर्नमेंट के पास ये पावर है, किसी अंडर ट्रायल किसी कन्विक्ट कि किस गवर्नमेंट के पास पावर है किसी कन्विक्ट को रिलीज करने की। तो दोस्तों सीआरपीसी में भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन है। सेक्शन 432 सबसेक्शन 3 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। इसमें क्या कहता है सीआरपीसी की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स कि इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट
or the order referred to in subsection 3 is passed under any law relating to a matter to which executive power of union extends। तो जहाँ पर तो ऐसे ऑफेंस में कन्विक्शन की गई है जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो एग्जीक्यूटिव डोमेन है, उसके अंडर फॉल करती है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। और बाकी सभी केसेस में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, अगर जो वो ऑर्डर पास किए गए हैं उसके सेंटेंस के वो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव डोमेन में आते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि सीआरपीसी में ही प्रोविजन है और आईपीसी में भी प्रोविजन है। इसके बाद बारी आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है उसको भी हम देख लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है देखना, बहुत रिलेवेंट है वो भी। आइए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसी कन्विक्ट को कब रिलीज किया जा सकता है। दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को और गवर्नर को ये पावर देता है। सबसे पहले आर्टिकल 72, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। तो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को बड़ी वाइडर पावर देता है कि किसी कन्विक्ट को माफ किया जा सकता है, पार्डन किया जा सकता है, सस्पेंड की जा सकती है सेंटेंस, रमिट और उसकी कम्यूट भी किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ जो पावर है प्रेसिडेंट की रमिट, सस्पेंड या पार्डन करने की, वो उन मैटर्स में होगी जहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन फॉल करती है, जो यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव डोमेन के अंडर आते हैं, या जहाँ पर डेथ पनिशमेंट दी गई है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आर्टिकल 161 में। सेक्शन जो आर्टिकल 161 है वो गवर्नर को पावर देता है, स्टेट का जो गवर्नर होता है उसको ये पावर देता है। सिमिलर पावर्स हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी गवर्नर जो चाहे वो पार्डन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। और यहाँ पर भी जो उसकी अथॉरिटी है वो उन ऑफेंसेस तक जाएगी, उन लॉ तक जाएगी जो लॉ स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव डोमेन के अंडर फॉल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो पावर है प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, वो एब्सोल्यूट पावर है, वो सॉवरन पावर है कि किसी को भी आप जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है वो उनकी सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं, उनको माफ कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है कि उसका 14 साल का पीरियड जो है वो कंप्लीट हो गया, जैसे कि हमने सीआरपीसी में देखा था जहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 14 साल तक कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर 14 साल भी वेट करने की जरूरत नहीं है, और प्रेसिडेंट और गवर्नर को पूरी पावर है कि उससे पहले भी वो उनको रिलीज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने लीगल प्रोविजन देख ली है। तो लीगल प्रोविजन तो ये जो नो कन्विक्ट्स हैं इनके फेवर में है, लीगल प्रोविजंस हैं कि इनको अब रिलीज किया जा सकता है। जो एलिजिबिलिटी बनती है लॉ के हिसाब से, उस एलिजिबिलिटी में ये नो लोग फॉल कर रहे हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली करीब 1-2 साल के अंदर अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पे भी हम नजर मार लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें हेल्प करेगी कि ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, कि अगर कुछ लीगल प्रोविजन अवेलेबल है तो फिर धरना किस बात का। आइए देखते हैं। दोस्तों नवंबर 2022 में जो 6 कन्विक्ट थे राजीव गांधी की असैसिनेशन के, उनको रिलीज कर दिया गया। वो भी लाइफ कन्विक्ट थे, उनको उम्र कैद थी, उनको रिलीज कर दिया गया है। बिल्किस बानो के जो कन्विक्ट थे, जो कि गैंग रेप और मर्डर के कन्विक्ट थे, उनको अगस्त 2022 में गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है। राम रहीम, जिसको लेकर आमतौर पर जो सिख कम्युनिटी है पंजाब की, उसको एक रिसेंटमेंट रहती है, राम रहीम से एक इशू हमेशा रहता है, उनको रेगुलर पैरोल मिल रही है, जबकि उनका जो कन्विक्शन है वो मर्डर और रेप जैसे केसेस में है। और यहाँ जो ये जो नो कन्विक्ट हैं या दूसरे जो सिख प्रिजनर्स हैं, उनमें से कईयों को पैरोल भी नहीं दी जा रही है। उसके बाद दोस्तों बहुत ज़रूरी एक बात यहाँ जानने के, सितंबर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी। अब अगर आप न्यूज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कहीं पर नोटिफिकेशन की बात आती है, कहीं अनाउंसमेंट आती है और कहीं पर एडवाइजरी आती है। आप ऐसे कुछ भी नाम दें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह से ये एक्सपेक्टेशन अराइज करती थी कि गुरु नानक देव जी की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो सिख प्रिजनर्स हैं, 9 सिख प्रिजनर्स हैं, उनको रिलीज किया जाएगा, और जो डेथ कन्विक्टेड है उनकी डेथ कन्विक्शन को कम्यूट करके लाइफ में कन्वर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको जो अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट थी 2-3 साल की बताई है, इससे जो सिख कम्युनिटी है उसके अंदर एक होप अराइज हो गई कि जब उनको रिलीज किया जा सकता है तो इनको भी रिलीज कर दिया जाएगा। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक एडवाइजरी इशू कर दी है, स्टेट गवर्नमेंट्स को कह दिया है, तो अब तो बात बनी जाएगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की उस एडवाइजरी के बावजूद भी जो कन्विक्ट्स किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो जरूरी है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है। तो जो ऑफेंस कर्नाटक में उस वक्त हुए थे, जो बॉम्ब ब्लास्ट कर्नाटक हुए थे, वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर्नाटक उसने फैसला लेना था, जो कि नहीं लिया है। जो अगर कोई ऑफेंस पंजाब में हुआ है या जो ऑफेंस दिल्ली में हुआ था, जो बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में हुए थे, वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट है, उसने फैसला लेना है। और जो ऑफेंस चंडीगढ़ में कमिट हुए थे, यहाँ पर जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूटी
जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उसका फैसला लेना था जो कि अभी तक नहीं लिया है। और यूटी जो है वो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि जो लोग इनकी रिलीज की डिमांड कर रहे हैं, जो धरने पे बैठे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके क्या आर्गूमेंट्स हैं इनके रिलीज को लेकर कि इनको क्यों रिलीज कर देना चाहिए। दोस्तों उनका पहला तो ये कहना है कि इनको 25-30 साल हो गए हैं जेलों के अंदर, और जब दूसरे लोगों को रिलीज कर दिया जाता है 14 साल के बाद, तो इन सिख प्रिजनर्स को रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है, इनको रिलीज किया जाए। फिर इनका कहना है कि जो ऑफेंस उस वक्त कमिट हुए थे 80-90 के दशक में, वो आउट ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के चलते हुए थे, इमोशंस के चलते हुए थे, जो माहौल उस वक्त पंजाब में था, जो रिसेंटमेंट यूथ में थी उस वक्त, उसके चलते हुए थे। यहाँ पर कोई ऐसे हीनियस ऑफेंस नहीं हुए थे, कोई अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई ऑफेंस नहीं किए थे, क्योंकि ये पॉलिटिकल ऑफेंस थे, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर थे। और मिलिटेंसी का दौर जो उस वक्त था वो पंजाब में आज नहीं है, वो बिल्कुल वाइप आउट हो चुका है। तो आज की डेट में अगर इनको रिलीज कर दिया जाए तो पंजाब को ऐसा कोई खतरा नहीं है इनके रिलीज हो जाने से। फिर उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट की पिक एंड चूज पॉलिसी है लोगों को रिलीज करने की, या जो कन्विक्ट्स को पैरोल देने की, वो पिक एंड चूज पॉलिसी से जो सिख कम्युनिटी है वो बड़ी नाराज है। जो गुरमीत राम रहीम को लगातार पैरोल मिलती रहती है लंबे पीरियड के लिए, उससे बड़ी रिसेंटमेंट है, उससे बड़ी नाराजगी है। फिर जो राजीव गांधी के 6 कन्विक्ट्स, जो असैसिनेशन के 6 कन्विक्ट हैं, उनको रिलीज किया गया, हमारे बंदों को भी किया जाए। जो बिल्किस बानो में जो कि हीनियस ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड थे, मर्डर और रेप जैसे ऑफेंस में कन्विक्ट थे, उनको तुरंत 14 साल बाद छोड़ दिया गया है, तो हमारे बंदों को भी छोड़ा जाए। और जो 2019 की जो एक कमिटमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो एडवाइजरी थी या एक अनाउंसमेंट थी, उसने एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन राइज कर दिया सिख कम्युनिटी में कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कह दिया है तो अब तो हमारे बंदे छोड़ ही देने चाहिए। और दोस्तों उनका ये भी कहना है कि इनमें से कुछ की कन्विक्शन जो है वो टाडा एक्ट के अंडर हुई थी, टेरर एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और ये जो एक्ट है 2002 में रिपील हो चुका है। तो जिस कानून के तहत इनको सजा हुई थी वो कानून भी रिपील हो चुका है, वो कानून खत्म हो चुका है। तो अगर जिस कानून के अंडर सजा हुई थी वो कानून भी खत्म हो चुका है, तो इनको अब रिलीज क्यों ना कर दिया जाए। तो ऐसे कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो ये लोग रखते हैं सामने और इनकी रिलीज की डिमांड करते हैं। तो ये सारी आर्गूमेंट्स और जो हमने बात डिस्कस की है पीछे, उससे पता लगता है कि लॉ जो है वो इन सिख प्रिजनर्स के फेवर में है। सीआरपीसी में प्रोविजन है जिसमें गवर्नमेंट एक्ट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर एक्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट्स जो है वो इनके फेवर में है कि बिल्किस बानो के कन्विक्ट को रिलीज किया गया है, राजीव गांधी के केस में उनको रिलीज किया गया है, राम रहीम को पैरोल मिल रही है, औरों को भी पैरोल मिलती है। तो ये प्रेसिडेंट्स इनके फेवर में है। और दोस्तों इसमें कुछ प्रिजनर्स को रेगुलर पैरोल मिलती रही है। पैरोल का मैं आपको बताऊं दोस्तों, पैरोल का जो बेनिफिट है वो मिलता है किसी कन्विक्ट को उसके गुड कंडक्ट की वजह से, कि अगर उसका अच्छा रवैया है तो उसको टेम्पररी रिलीज किया जा सकता है, महीने के लिए, 2 महीने के लिए। और इसका पर्पस ये होता है कि जो जेल कन्विक्ट है, जो जेल के अंदर जो प्रिजनर्स हैं, वो समाज से कटे ना, समाज से टूटे ना, समाज में उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बनी रहे, अपने परिवार से मिले, अपने दोस्तों से मिले और समाज के साथ वो लोग जुड़े रहे। तो इनमें जिन प्रिजनर्स को पैरोल का बेनिफिट मिलता है उनको उनके गुड कंडक्ट की वजह से मिलता है। और पैरोल तब मिलती है जब उसके गांव से जहाँ वो रहता है वहाँ से गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट जाती है उसके फेवर में कि अगर इसको छोड़ा जाए महीने 2 महीने के लिए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो रिपोर्ट है वो भी उनके फेवर में है। तो जब किसी को पैरोल पर टेम्परेरी महीने 2 महीने के लिए छोड़ा जा सकता है, उसको समाज में घूमने फिरने दिया जा सकता है और उससे कोई खतरा नहीं है, तो उसको लंबे वक्त के लिए क्यों नहीं रिलीज किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात जो सीआरपीसी में 432 सबसेक्शन 3 में जो प्रोविजन है कंडीशंस इंपोज करने की, रिलीज करने से पहले, कि गवर्नमेंट अगर किसी को रिलीज कर रही है तो वो कंडीशन इंपोज कर सकती है। और गवर्नमेंट फिर ये देखे कि अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो इमीडिएटली उसका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल कर सकती है और उसके अरेस्ट वारंट इशू करके उसको दोबारा जेल में डाला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर उन कंडीशंस के साथ भी इनको रिलीज किया जाए और जिस भी मौके पे लगे कि इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं या कंडीशंस को वायलेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है दोबारा एक्शन ले और दोबारा इनको उठा के फिर जेल में डाल दे, जो बची कुची इनकी सजा है वो पूरी करेंगे। तो दोस्तों आज जो माहौल भी है पंजाब में, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी पंजाब के लोगों के, सिख कम्युनिटी के लोगों के सेंटिमेंट्स को समझना चाहिए और पॉजिटिव ढंग से, पॉजिटिव मैनर में इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज को लेके स्टेप उठाने चाहिए। तो दोस्तों जो हमने अभी अब तक की जो डिस्कशन की है, हमने देखा है कि लॉ जो है वो इन सिख प्रिजनर्स के फेवर में है। तो अगर लॉ फेवर में है तो गवर्नमेंट को जल्द से जल्द पॉजिटिव स्टेप्स जो है सारे इमोशंस और सेंटिमेंट्स को देखते हुए वो उठाने चाहिए। और बात सिर्फ इन सिख प्रिजनर्स की नहीं है, जो दूसरे पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी हैं, ऐसे प्रिजनर्स जो कि अपने आइडियोलॉजी की वजह से,
जो अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से जेलों में बंद है, अगर उनकी सेंटेंस पूरी हो चुकी है, उनको भी रिलीज जल्द से जल्द कर देना चाहिए। हमारे देश की जेलें ऑलरेडी बहुत ओवर क्राउडेड हैं, तो सिर्फ इसलिए कि किसी के पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और जो मौके की सरकारें हैं वो उन पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से परेशान है, सिर्फ इस वजह से किसी को लंबे वक्त के लिए जेल में रखा जाए, ये किसी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री को ये शोभा नहीं देता है, मुझे लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। किसी नेक्स्ट एजुकेटिव वीडियो के साथ, किसी नए लीगल इशू के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।